हेलो एवरीवन, स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में द लास्ट लेसन का हिंदी अनुवाद सुनेंगे। द लास्ट लेसन लेखक के बारे में अल्फोंस डॉडेट एक फ्रांसीसी उपन्यासकार और लघु कथा लेखक थे। द लास्ट लेसन फ्रेंको-प्रुशियन युद्ध के दिनों में स्थापित है, जिसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में प्रुशिया द्वारा फ्रांस को हराया गया था। प्रुशिया में तब शामिल थे जो अब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सों के राष्ट्र हैं। इस कहानी में अल्सेस और लोरेन के फ्रांसीसी जिले प्रुशिया के हाथों में चले गए हैं। स्कूल में जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, यह जानने के लिए कहानी पढ़ें। मैं उस सुबह बहुत देर से स्कूल के लिए निकला था और एक डांट से बहुत डर गया था, खासकर क्योंकि एमिल ने कहा था कि वह हमसे प्रतिभागियों पर सवाल करेगा और मुझे उनके बारे में पहला शब्द नहीं पता था। एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और दरवाजे के बाहर दिन बिताऊं। यह इतना गर्म, इतना चमकीला था। पंछी जंगल के छोर पर चहक रहे थे और चीरघर के खुले मैदान में प्रुशिया के सैनिक खुदाई कर रहे थे। यह सब प्रतिभागियों के लिए नियम से कहीं अधिक आकर्षक था, लेकिन मुझमें प्रतिरोध करने की ताकत थी और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। जब मैं टाउन हॉल से गुजरा तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी बुरी खबरें वहीं से आ रही थी। हारे हुए युद्ध, मसौदा, कमांडिंग ऑफिसर के आदेश, और मैंने बिना रुके मन में सोचा, अब क्या हो सकता है। फिर जैसे ही मैं जा सकता था, लोहार वाचर, जो अपने प्रशिक्षु के साथ बुलेटिन पढ़ रहा था, ने मेरे पीछे बुलाया, इतनी जल्दी मत जाओ बॉब, तुम बहुत समय में अपने स्कूल पहुंचे। मुझे लगा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है और एमिल के छोटे से बगीचे में दम तोड़ दिया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो एक बड़ी हलचल होती थी, जिसे गली में सुना जा सकता था। डेस्क के खुलने और बंद होने, एक स्वर में दोहराए जाने वाले पाठ, बहुत जोर से, हमारे कानों को बेहतर ढंग से समझने के लिए, और शिक्षक के महान शासक मेज पर रैपिंग। पर अब सब कुछ इतना ही था। मैंने बिना देखे ही अपनी मेज पर आ जाने के हंगामे पर भरोसा कर लिया था। लेकिन जाहिर है, उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत होना था। खिड़की के माध्यम से मैंने देखा कि मेरे सहपाठी पहले से ही अपनी जगह पर थे और एमिल अपने भयानक लोहे के शासक के साथ अपनी बांह के नीचे ऊपर नीचे चल रहे थे। मुझे दरवाजा खोलना था और सबके सामने अंदर जाना था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कैसे शर्मा गया और मैं कितना डरा हुआ था। पर कुछ नहीं हुआ। एमिल ने मुझे देखा और बहुत दया से कहा, जल्दी से अपने स्थान पर जाओ लिटिल फ्रांज, हम तुम्हारे बिना शुरुआत कर रहे थे। मैं बेंच पर कूद गया और अपनी मेज पर बैठ गया। तब तक नहीं। जब मैंने अपने डर पर थोड़ा काबू पाया, तो क्या मैंने देखा कि हमारे शिक्षक के पास उनके सुंदर हरे रंग का कोट था। उनका फ्रिल्ड एनसीईपी नहीं था, शर्ट और छोटी काली रेशमी टोपी, सभी कशीदाकारी, जो उसने निरीक्षण और पुरस्कार के दिनों को छोड़कर कभी नहीं पहनी थी। इसके अलावा पूरा स्कूल कितना अजीब और गंभीर लग रहा था। लेकिन जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान किया, वह यह था कि पीछे की बेंचों पर, जो हमेशा खाली रहती थी, गांव के लोग हमारी तरह चुपचाप बैठे रहते थे। पुराने हौसर, अपनी 3 कोने वाली टोपी, पूर्व महापौर, पूर्व पोस्टमास्टर और कई अन्य लोगों के अलावा सब उदास लग रहे थे। और हौसेर ने किनारों पर अंगूठा लगाकर एक पुराना प्राइमर लाया था और उसने उसे अपने घुटनों पर खुला रखा था और उसके बड़े बड़े चश्मे पन्ने पर पड़े थे। जब मैं इस सब के बारे में सोच रहा था, हामिल अपनी कुर्सी पर चढ़ गया और उसी गंभीर और सौम्य स्वर में, जो उसने मुझसे किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह आखिरी सबक है जो मैं आपको दूंगा। आदेश है, लेस और लोरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन से आओ। नया मास्टर कल आएगा। यह आपका आखिरी फ्रेंच पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत चौकस रहें। ये शब्द मेरे लिए क्या ही वज्रपात थे। ओह दुष्टों, यह वही था जो उन्होंने टाउन हॉल में रखा था। मेरा आखिरी फ्रेंच पाठ।
क्यों? मैं मुश्किल से ही लिखना जानता था। मुझे और कभी नहीं सीखना चाहिए। मुझे वहां रुकना चाहिए। तो, ओह, मुझे अपना पाठ न सीखने के लिए, पक्षियों के अंडे मांगने के लिए, या सार पर फिसलने के लिए कितना खेद हुआ। मेरी किताबें, जो कुछ समय पहले इतनी परेशानी वाली लगती थी, ले जाने के लिए इतना भारी। मेरा व्याकरण, और संतों का मेरा इतिहास। अब पुराने दोस्त थे जिन्हें मैं हार नहीं सकता था। और एमिल भी। यह विचार कि वह दूर जा रहा था, कि मैं उसे फिर कभी नहीं देखूं। मुझे उसके शासक के बारे में सब कुछ भूल गया और वह कितना पागल था। गरीब आदमी। इस आखिरी पाठ के सम्मान में उसने रविवार के अपने अच्छे कपड़े पहने थे। और अब मैं समझ गया, कमरे के पीछे गांव के बूढ़े क्यों बैठे थे। इसका कारण यह था कि उन्हें इस बात का भी खेद था कि वे अधिक स्कूल नहीं गए थे। यह हमारे गुरु को उनकी 40 वर्षों की वफादार सेवा के लिए धन्यवाद देने और देश के लिए अपना सम्मान दिखाने का उनका तरीका था, जो अब उनका नहीं था। जब मैं यह सब सोच रहा था, मैंने अपना नाम पुकारा। पढ़ने की बारी मेरी थी। कृदंत के लिए उस भयानक नियम को कहने में सक्षम होने के लिए मैंने क्या नहीं दिया होगा। बहुत जोर से और स्पष्ट, और एक गलती के बिना। लेकिन मैं पहले शब्दों में उलझ गया और वहीं खड़ा हो गया। मेरी मेज पर हाथ रखा। मेरा दिल धड़क रहा था, और देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने एमिल को मुझसे कहते सुना, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, नन्हे फ्रांज। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। देखिए कैसा है। हर दिन हमने खुद से कहा है, वाह, मेरे पास बहुत समय है, मैं कल सीख लेंगे। और अब आप देखें कि हम कहां से आए हैं। आह, अल्सेस के साथ यह बड़ी परेशानी है। वह कल तक सीखना बंद कर देती है। अब वहां के लोगों को आपसे यह कहने का अधिकार होगा, यह कैसा है आप होने का दिखावा करते हैं फ्रांसीसी। और फिर भी आप अपनी भाषा न तो बोल सकते हैं और न ही लिख सकते हैं। लेकिन तुम सबसे बुरे, गरीब छोटे फ्रांज नहीं हो। हम सभी के पास खुद को फटकारने के लिए बहुत कुछ है। आपके माता पिता आपको सीखने के लिए पर्याप्त चिंतित नहीं थे। वे आपको खेत में या मिलों में काम पर लगाना पसंद करते थे, ताकि आपके पास थोड़ा और पैसा हो। और मुझे भी दोष देना है। क्या मैंने अक्सर तुम्हें सबक सीखने के बजाय अपने फूलों को सींचने के लिए नहीं भेजा है? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, क्या मैंने तुम्हें सिर्फ छुट्टी नहीं दी? फिर, एक बात से दूसरी बात। एमिल ने फ्रेंच भाषा की बात की, यह कहते हुए कि यह सबसे सुंदर है दुनिया में भाषा, सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक, कि हम इसे अपने बीच सुरक्षित रखें और इसे कभी न भूलें। क्योंकि जब तक लोग गुलाम होते हैं, तब तक वे अपनी भाषा को पकड़ते हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास जेल की चाबी है। फिर उसने एक व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ पढ़ा। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह समझा। उसने जो कहा वह इतना आसान लग रहा था। मुझे भी लगता है कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था। और उसने कभी भी सब कुछ इतने धैर्य से नहीं समझाया था। ऐसा लग रहा था कि गरीब आदमी जाने से पहले हमें वह सब कुछ देना चाहता है जो वह जानता था, और एक ही झटके में हमारे दिमाग में डाल देना चाहता था। व्याकरण के बाद, हमारे पास लिखित में एक पाठ था। उस दिन एमिल के पास हमारे लिए नई प्रतियां थी। एक सुंदर गोल हाथ में लिखी गई पाबी, फ्रांस, अल्सेस, फ्रांस, अल्सेस। वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते छोटे झंडे की तरह लग रहे थे। हमारे डेस्क के शीर्ष पर रॉड से लटके हुए थे। आपने देखा होगा कि हर कोई कैसे काम करता है। और वह कितना शांत था। कागज पर कलमों के खुरचने की एकमात्र आवाज थी। एक बार कुछ भरिंग उड़ गए, लेकिन किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक सबसे छोटे बच्चों पर भी नहीं, जिन्होंने उनके मछली हुक का पता लगाने पर सही काम किया। जैसे कि वह फ्रेंच भी था। छत पर कबूतर बहुत नीचे झुके, और मैंने मन ही मन सोचा, क्या वे उन्हें जर्मन में गाएंगे? यहाँ तक कि कबूतर भी। जब भी मैंने अपने लेखन से ऊपर देखा तो मैंने देखा कि
एमिल अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हैं और पहले एक चीज को देख रहे हैं, फिर दूसरी पर, जैसे कि वह अपने दिमाग में यह तय करना चाहता है कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। फैंसी। वह 40 वर्ष तक उसी स्थान में रहा, और उसका बगीचा खिड़की के बाहर और उसके सामने उसकी कक्षा थी। ऐसे ही, केवल डेस्क और बेंचों को चिकना पहना गया था। बाग में अखरोट के पेड़ ऊंचे थे, और जो बेल उसने खुद लगाई थी, वह खिड़कियों से छत तक बंधी हुई थी। यह सब छोड़कर उसका दिल कैसे टूट गया होगा। बेचारे, अपनी बहन को ऊपर के कमरे में अपनी सूंड बांधते हुए इधर उधर घूमते हुए सुनने के लिए, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। लेकिन उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने का साहस था। लिखने के बाद हमें इतिहास का पाठ पढ़ाया गया, और फिर बच्चों ने अपने बा का जाप किया। बी बी बो बू। वहां नीचे कमरे के पीछे बूढ़े हौसर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों में अपना प्राइमर पकड़े हुए। उनके साथ पत्रों की वर्तनी लिखी थी। तुम देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। उसकी आवाज भावना से कांप रही थी, और उसे सुनना इतना मजेदार था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। आह, मुझे यह कितनी अच्छी तरह याद है। वह आखिरी पाठ। एक ही बार में चर्च की घड़ी में 12 बज गए। फिर एंजेलस। उसी क्षण ड्रिल से लौट रहे प्रिशिया की तुरहियां हमारी खिड़कियों के नीचे सुनाई दी। हैमिल उठ खड़ा हुआ, बहुत पीला, उसकी कुर्सी पर। मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा। मेरे दोस्त, उसने कहा। मैं लेकिन कुछ ने उसे दबा दिया। वह आगे नहीं बढ़ सका। फिर वह ब्लैकबोर्ड की ओर मुड़ा, चाक का एक टुकड़ा लिया, और अपनी पूरी ताकत के साथ, जितना हो सके, उसने लिखा, विवेला फ्रांस। फिर वह रुक गया और दीवार के खिलाफ अपना सिर झुका लिया, और एक शब्द के बिना, उसने अपने हाथ से हमें इशारा किया, स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं।